नमस्कार, दिस इज ए कुमार फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 को स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 15 तक स्टडी किए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकृति क्या होते हैं, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ की सीमाएं क्या है, कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है दो आवेशों के बीच, उन इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी दिशाएं क्या है। फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सुपरपोजिशन वाले प्रिंसिपल को देखा था। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने डिफरेंस देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक को यहां पर समाप्त करेंगे और इस चैप्टर की जो दूसरी अहम टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले कि इस दुनिया में, इस नेचर में यदि हमें किसी वस्तु पर फोर्स लगानी है तो हमारे पास फोर्स लगाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? मान लीजिए कि इस वस्तु पर हमें फोर्स लगानी है। ये स्केच एक वस्तु है, इस पर फोर्स लगानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा दिमाग कहेगा कि इससे कांटेक्ट बनाओ। तो हमने क्या किया? इससे कांटेक्ट बनाया और कांटेक्ट बनाकर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। यानी किसी वस्तु पर फोर्स लगाने के लिए उस वस्तु से सर्वप्रथम हमें कांटेक्ट बनाना जरूरी है। बिना कांटेक्ट का हम किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल रूल फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगानी है तो इससे हमने कांटेक्ट बनाया और कांटेक्ट बनाकर हमने ये 4 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया। ठीक है, हमने ये नियम बना लिया कि वस्तु पर यदि हमें फोर्स लगानी हो तो वस्तु से कांटेक्ट बनाना जरूरी है। तो जब हम कांटेक्ट लगाकर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को नाम हम देंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, कभी ऐसा संभव है कि किसी वस्तु पर हमें फोर्स लगानी हो और उससे हम कांटेक्ट ना बनाना चाहें? यानी बिना कांटेक्ट का हम चाहते हैं कि किसी वस्तु पर फोर्स लग जाए। जैसे ये एक वस्तु है स्केच, हम चाहते हैं बिना कांटेक्ट का इस पर फोर्स लगे। इज दिस पॉसिबल? आंसर है ये संभव नहीं है, क्योंकि इस पर फोर्स लगाने के लिए हमें कांटेक्ट तो बनाना होगा ही। देखिए, ये देखिए, हम संपर्क जब तक नहीं बनाएंगे या आप संपर्क जब तक नहीं बनाइएगा तब तक इस पर फोर्स लगाना संभव नहीं है। तो बिना कांटेक्ट का फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। नियम है कि फोर्स लगाना है तो हमें कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। लेकिन हम अपने नेचर में क्या देखते हैं? इसका उल्टा, अपोजिट देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्केच है, हमने क्या किया? यहां से इसको छोड़ दिया और ये स्केच नीचे गिर गया। इसका क्या मतलब? मैं पूछता हूं ये स्केच नीचे क्यों गिरा? तो आप बोलते हैं अर्थ के ग्रेविटी के कारण। अर्थ ने इस स्केच पर फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया। अब अर्थ ने तो इसको टच करने नहीं आना ना। ऐसा थोड़े ना कि अर्थ ने अपना हाथ निकाला और इसको कांटेक्ट बनाकर नीचे खींच लिया। अर्थ ने इससे कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, फिर भी अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया। ध्यान से देखिए, हमारा फंडामेंटल रूल क्या है? फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट बनाना जरूरी है। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है बिना कांटेक्ट का, बिना कनेक्शन का फोर्स लगा रही है। तो यहां से एक चीज स्पष्ट है कि फोर्स कांटेक्ट करके भी लगाया जा सकता है और विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लगाया जा सकता है। अब कांटेक्ट लगाकर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, कांटेक्ट बनाकर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स बिना कांटेक्ट का लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? केवल अर्थ ही नहीं, मान लीजिए ये एक चुंबक है और ये लोहे का टुकड़ा है। अब चुंबक के नजदीक लोहे के टुकड़ा को ले जाइए, ये क्या करता है? उस पर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। या एक चुंबक के नजदीक दूसरे चुंबक को ले जाइए,
या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, यानी दूर से ही फोर्स लगाता है, बिना कनेक्शन का फोर्स लगाता है। इसका मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया जा सकता है। तो फोर्स दो प्रकार के, एक फोर्स संपर्क बनाकर, एक फोर्स बिना संपर्क बनाकर। अब ये जो विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, ये लगता कैसे है, और इसी चीज को हमें समझनी है कि बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स कैसे लगता है। आप क्लास 11 में कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, काफी पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। क्लास 12 में हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। क्लास 12 में हम लोग विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स कैसे लगता है। तो सबसे पहले बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा कौन कौन सकता है, तो आंसर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप अर्थ को ले लीजिए। अर्थ के पास पावर है कि ये बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा सकती है। दूसरी चीज, एक चुंबक, मैग्नेट, चुंबक के पास भी पावर है कि वो बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा सकता है। और तीसरा, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके पास भी ताकत है, ये भी क्या कर सकता है, बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा सकता है। तो आइए सबसे पहले आप ले सकते हैं मेटेरियल, मेटेरियल ये देखिए। दूसरा आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा आप ले सकते हैं मैग्नेट, मैग्नेट, या आप बोल सकते हैं चलते हुए इलेक्ट्रॉन या चलते हुए चार्ज। ये तीन चीज को देखिए। मटेरियल, कोई भी मटेरियल दूसरे मटेरियल पर बिना कांटेक्ट का एक फोर्स लगाता है, जिसका नाम आपने रखा था गुरुत्वाकर्षण बल, रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया जिसका नाम। तो मटेरियल बिना कांटेक्ट का फोर्स लगा सकता है। जैसे अर्थ एक मटेरियल है और ये भी एक मटेरियल है, इसको हम छोड़ देते हैं, अर्थ ने बिना कांटेक्ट का इसको नीचे खींच लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पर बिना कांटेक्ट का फोर्स लगा सकता है, यानी बिना टच किए हुए फोर्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी बिना कांटेक्ट का फोर्स लगाने में सक्षम है। तीसरी चीज मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज, हम स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा करेंगे और चलते हुए भी इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी उसको मैग्नेट की भाषा में हमें समझना है। मैग्नेट भी विदाउट कांटेक्ट किसी वस्तु पर फोर्स लगा सकता है। अब लगाता कैसे बिना कांटेक्ट का फोर्स, तो सुनिए। तो दुनिया के हर एक मटेरियल के पास एक कैपेसिटी होती है, उसके पास एक क्षमता होती है। वो अपने कैपेसिटी, जैसे अर्थ, अर्थ के पास अपनी एक पावर है, ग्रेविटी का मतलब पावर होता है, मजबूती होता है। तो अर्थ के पास अपनी एक पावर है, ये अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी ग्रेविटी पावर से क्या किया है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया है, चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया है। ये देखिए, ये अर्थ मटेरियल है, इन्होंने अपनी पावर से चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करके रखा है, जिस क्षेत्र को हम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में जब भी कोई दूसरा मटेरियल आता है तो उस मटेरियल पर अर्थ क्या करता है, इसी क्षेत्र के कारण फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखिए, तो अर्थ किसी वस्तु पर, मटेरियल दूसरे ऑब्जेक्ट पर कैसे फोर्स लगाता है, आंसर ये अपने चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्षेत्र उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो अर्थ के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे, और गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु पर जो फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के पास भी कुछ पावर होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है। चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्षेत्र, चूंकि ये क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है, इसलिए उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इस क्षेत्र में आता है तो उस पर फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल कहेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। उसी तरह चुंबक भी अपने चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जब भी कोई दूसरा इसी नेचर का पार्टिकल इसमें आता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, उस पार्टिकल पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। सेम नेचर का होना चाहिए। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। ये देखिए आपको 3 प्रकार का फोर्स नजर आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों फोर्स बहुत ही बड़ी फोर्स है इस प्रकृति में, और तीनों ऐसे फोर्स है जो बिना कनेक्शन के लगता है, विदाउट कॉन्टैक्ट लगता है। वस्तु अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उस क्षेत्र को हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो बल लगेगा उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए इसमें एक और चीज उत्पन्न, एक चीज और आपको याद रखनी है, जो क्षेत्र जिस चीज के द्वारा उत्पन्न होता है वो क्षेत्र उसी तरह के चीज पर फोर्स लगाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, मेटेरियल के द्वारा, तो ये फोर्स किस पर लगाएगा, मेटेरियल पर ही लगाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, आंसर है विद्युत आवेश के द्वारा, तो स्थिर आवेश के द्वारा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र फोर्स भी किस पर लगाएगा, आंसर स्थिर आवेश पर ही फोर्स लगाएगा, स्थिर आवेश पर ही फोर्स लगाएगा। आगे जाकर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र चलते हुए चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है। तो बताइए ये चुंबकीय क्षेत्र फोर्स भी किस पर लगाएगा, चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यानी जो फोर्स जिस चीज के कारण उत्पन्न, जो क्षेत्र जिस सोर्स के कारण उत्पन्न होता है उसी तरह के सोर्स पर वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। अदरवाइज ये विद्युत क्षेत्र चलते हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, या ये चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यानी जो जिस नेचर के, जो जिस स्रोत से उत्पन्न हुआ उसी पर फोर्स लगाएगा। फिर से सुनिए, 3 प्रकार के फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट है, एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल। अब क्लास 11th में आपको इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा दिया गया है जो कि बिना कांटेक्ट का लगता है। क्लास 12th में हमें 2 विदाउट कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक इसी दोनों के बारे में, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। अभी बहरहाल चैप्टर नंबर 1 में हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। तो फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश, फोर्स भी किस पर लगेगा, स्थिर आवेश पर लगेगा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा उसको विद्युत बल कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा उसको चुंबकीय बल कहेंगे, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म में स्टडी करने वाले हैं। तो इस चीज को हम यहां से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे। तो एक चीज क्लियर हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसके द्वारा होगा, चार्ज के द्वारा। तो चार्ज क्या कर सकता है, आंसर है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। स्थिर चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो फोर्स लगाएगा उसको चुंबकीय बल कहेंगे, और विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा उसको हम विद्युत बल कहेंगे। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र।
रिजेटिव स्थिर विद्युत क्षेत्र, या इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, अर्थ किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगाती है, चुंबक किसी चुंबक पर फोर्स नहीं लगाता है, तो फोर्स लगाता कौन है? आंसर है अर्थ का काम होता है, ऑब्जेक्ट का काम होता है केवल अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करना। अर्थ ने गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, अब वो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करेगा? दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। उसी तरह एक स्थिर आवेश क्या करता है? चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, अब वो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। उसी तरह मैग्नेट ने अपने चारों तरफ क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? चुंबकीय बल लगाने का काम करेगा। तो चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, चार्ज का काम होता है केवल अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करना। सुनिए, आपके एग्जाम में पूछे स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर एक क्यू चार्ज लिया। अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ये क्यू चार्ज अपने चारों तरफ क्या करके रखा होगा? एक क्षेत्र उत्पन्न कर लिया होगा। जहां तक इसकी ताकत है वहां तक इन्होंने चारों तरफ अपना प्रभाव जमा लिया होगा। अब हमने क्या किया, यहां पर एक Q1 चार्ज को रखा। ये देखिए, एक Q1 चार्ज को, जो ही Q1 चार्ज को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज इस पर धक्का देता है, यानी इस पर फोर्स लगता है, ये चार्ज फोर्स अनुभव करता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस Q1 चार्ज को यहां ले आया, फिर भी क्या देखते हैं, यहां पर भी फोर्स लग रहा है इस Q1 चार्ज पर, और हमने Q1 चार्ज को यहां ले आया, यहां भी इस Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है, और हमने Q1 चार्ज को यहां से यहां लाया, अब इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, यानी यहां से थोड़ा ही बाहर खिसकाते हैं इस पॉइंट C से, Q1 चार्ज पर फोर्स लगना बंद हो जाता है। इसका मतलब इस Q चार्ज का प्रभाव कहां तक है? पॉइंट C तक है। तो हम कहेंगे पॉइंट C तक ही इन्होंने अपना प्रभाव उत्पन्न किया है। तो पॉइंट C तक के एरिया को ही हम इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ का जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? इस Q चार्ज के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कहने का मतलब कोई चार्ज अपने चारों तरफ जितनी दूरी तक, जितनी एरिया तक विद्युत बल लगा सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है, उतनी दूर की एरिया को हम उस चार्ज के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का यदि परिभाषा पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर विद्युत बल लगा सकता है, स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, वैसे एरिया को हम स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये एरिया C तक का जो ये एरिया है पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आएगा। ये एरिया हमारा, ये Q1 चार्ज जो लास्ट में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स अनुभव नहीं कर रहा है। फोर्स अनुभव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां कोई विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। फिर से, स्थिर विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? किसी आवेश के या आवेशों के निकाय का, निकाय कहने का मतलब दो या दो से अधिक चार्ज, किसी आवेश के या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे विद्युत आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश के द्वारा उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने मोटा मोटी क्या सीखा? हमने मोटा मोटी सीखा कि ये एक चार्ज अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है।
ये दिमाग में सेट रखे। मैं बोलूंगा ये चार्ज है तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जरूर इन्होंने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया होगा। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ चारों तरफ तो वो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? आंसर है वो विद्युत क्षेत्र किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाने का काम करता है। तो आज से माइंड में सेट कर दीजिएगा, हमेशा ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। या हमेशा न्यूमेरिकल या थ्योरी वगैरह में आएगा, जहां विद्युत क्षेत्र है समझ लीजिए वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। यानी जो ही कोई चार्ज पार्टिकल विद्युत क्षेत्र में गया, विद्युत क्षेत्र उस पर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र को जॉब दिया गया है, विद्युत क्षेत्र को कार्य दिया गया है। ये चार्ज है, इन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया और उस विद्युत क्षेत्र को बोल दिया कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर तुम फोर्स लगाना। अब किस तरह से फोर्स लगाएगा, खींचेगा या धक्का देगा, वो भी बताया जाता है, जिसको हम लोग थोड़ा आगे अभी टॉपिक को बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र का एक काम याद रखिएगा, ये हमेशा चार्ज पार्टिकल पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल पर। ओके, मोटा मोटी फिर से, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का क्या काम है? आंसर है विद्युत क्षेत्र का काम है किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना। विद्युत क्षेत्र जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को क्या कहेंगे? विद्युत बल कहेंगे। तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, आप उस आवेश के द्वारा उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट इट, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज देन इट विल क्रिएट an electric field around it, and whenever there is a charge particle which enters in that electric field, that electric field will applies an electrical force on that charge particle. So electric field has a job, and that job is to apply a force on a charge particle always. So charge particle cannot apply the force on charge particle. Charge particle can only create an electric field around it, and the work to applying the force has electric field. Okay? तो ये हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिभाषा हो गया। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र एक जगह का नाम हो गया, एक स्थान का नाम हो गया। फिजिक्स में हमें हमेशा क्या पढ़ना रहता है? क्वांटिटी को पढ़ना रहता है, फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना रहता है, एक मापने वाली क्वांटिटी को पढ़ना रहता है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र में एक फिजिकल क्वांटिटी को इजाद करने जा रहे हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेगा। तो सुनिए, मान लीजिए हमारे पास यहां एक चार्ज है Q। जो ही मैं बोला मेरे पास यहाँ एक चार्ज है तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न क्या हुआ होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो ये देखिए, ये जो ही चार्ज हमने यहाँ रखा, इन्होंने अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर लिया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब, जब भी कोई चार्ज इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। हमने क्या किया, यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर एक चार्ज को रख दिया, 1 कूलम चार्ज को। जो ही 1 कूलम चार्ज को हमने रखा तो ये 1 कूलम चार्ज यहां से तेजी से भागा, बड़ा फास्टली भागा। ठीक है, हमने गैस कर दिया कि ए पर रखने से चार्ज को उस पर फोर्स लगता है और बड़ा फास्ट फोर्स लगता है, तेज फोर्स लगता है। हमने इस 1 कूलम को ए से उठाया, बी पर रखा। जब हमने बी पर रखा तो हम देखते हैं ये थोड़ा कम फास्ट तेजी से भागता है, यानी थोड़ा कम फोर्स इस पर लगता है। हमने सी पर रखा इस 1 कूलम चार्ज को, सी पर। अब हम क्या देखते हैं कि ये और धीमी गति से भागता है, यानी फोर्स की वैल्यू और कम होगी। हमने यहां पर रखा, यहां पर रख दिया, पॉइंट डी पर 1 कूलम चार्ज को रख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि अब फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि पॉइंट डी विद्युत क्षेत्र से ही बाहर हो गया, तो फोर्स कहां से लगेगा? जो चार्ज विद्युत क्षेत्र के अंदर होगी उस पर ही फोर्स लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। देख रहे हैं, ए पर प्रभाव कुछ और है, तेजी से भाग रहा है 1 कूलम चार्ज।
बी पर 1 कूलम चार्ज पर थोड़ा कम फोर्स लगा, सी पर सबसे कम फोर्स लगा। यानी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। तो विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो ये अलग अलग प्रभाव होता है, उसी अलग अलग प्रभाव को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या बोलेंगे, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कम है, सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे भी कम है, और डी पर तो है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहां, विद्युत क्षेत्र में। पॉइंट डी हमारा विद्युत क्षेत्र में है ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट। दिस डिफरेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए हम एक भौतिक राशि बना लिए जिसको हम आपसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहां से हेडिंग देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को बोलेंगे विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आई थिंक इसी साल पूछा हुआ। जाकर क्वेश्चन बैंक देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इसका बेसिक परिभाषा ये बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। तो इसी अलग अलग प्रभाव को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसका दूसरा भी परिभाषा यूज करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और वो हमारा ये उसके फॉर्मूला के आधार पर होगा परिभाषा। आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और परिभाषा देखते हैं जो कि हमें एग्जाम में लिखनी है, और वो फॉर्मूला के आधार पर होगी, कैलकुलेशन के आधार पर होगी फिर से। लेकिन बेसिक हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। इसी अलग अलग प्रभाव को उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा परिभाषा देखिए जो कि कैलकुलेशन के आधार पर होगी, फॉर्मूला के आधार पर होगी। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर 1 कूलम चार्ज हमने लिया, 1, ये पॉइंट ए है, हमने 1 कूलम चार्ज यहां रखा। तो 1 कूलम चार्ज को रखने पर हमने देखा इस पर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इसी 4 न्यूटन को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, हमने यहां पर एक पॉइंट बी लिया, यहां पर हमने क्या किया, 2 कूलम चार्ज को रखा। जब हम 2 कूलम चार्ज को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जो भी हो 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो देखिए 2 कूलम चार्ज पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1 कूलम पर नहीं लग रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स, 4 न्यूटन। यहां पर फिर से हमने 1 कूलम चार्ज को रखा, यहां पर 2 न्यूटन फोर्स। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, एकांक आवेश 1 कूलम को बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र में होगी। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर यानी 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी स्थिर विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन कैसे स्थिर विद्युत बल को, एकांक आवेश पर 1 कूलम चार्ज वाले आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो यहां पर 1 कूलम पर 4 न्यूटन लग रहा है, तो पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। पॉइंट बी पर फोर्स कितना लग रहा है 1 कूलम पर 2 न्यूटन, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना 2 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। समझ आ रहा है? मान लीजिए हमें सी पर क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, तो फिर से आप क्या रख दीजिए 1 कूलम चार्ज रख दीजिए। देखिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, हमने यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा, हम क्या देखते हैं इस पर ये 0.5 न्यूटन फोर्स लगता है या हाफ न्यूटन फोर्स लगता है। हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, हाफ न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि प्रति कूलम रखने पर इस पर हाफ न्यूटन फोर्स लगता है। तो जब भी हमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता पता करनी होगी, उस बिंदु पर हम इकांक चार्ज को रखेंगे, देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब कहिएगा इकांक चार्ज को नहीं रखेंगे तो ठीक है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए ई है और यहां पर हमने 5 कूलम चार्ज को रख दिया। अब ये 5 कूलम चार्ज इस बिंदु ई पर मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स अनुभव करता है, 20 न्यूटन फोर्स अनुभव कर रहा है ये 5 कूलम चार्ज। तो बताए पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, 20 न्यूटन, नो 20 न्यूटन 5 कूलम पर लग रहा है। ये देखिए ये 5 कूलम पर 20 न्यूटन लग रहा है, और हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला फोर्स 1 कूलम पर। तो 5 कूलम पर 20 न्यूटन, तो 1 कूलम पर 20/5 कूलम बराबर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। तो पॉइंट ई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। मैं बोलूंगा पॉइंट ई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 4 न्यूटन पर कूलम, यानी यहां पर 1 कूलम रखेंगे 4 न्यूटन, 2 कूलम रखेंगे 8 न्यूटन, 3 कूलम रखेंगे 12 न्यूटन, 4 कूलम रखेंगे 16 न्यूटन और 5 कूलम रखेंगे तो 20 न्यूटन। मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगा। उस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मैं एक बार बोल देता हूं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब कोई पूछे कि ये विद्युत क्षेत्र है और यहां बिंदु एफ है, बताइए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आप ये 1 कूलम चार्ज को रख कर देख लो, जो फोर्स लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दूसरा आदमी पूछेगा हमारे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, हमारे पास 2 कूलम चार्ज है, तो बोली कोई बात नहीं, रखकर देख लीजिए। 2 कूलम चार्ज हमने यहां पर रखा, इस 2 कूलम चार्ज पर हमने देखा कि 16 न्यूटन फोर्स लगा। अब 2 कूलम चार्ज पर कितना लग रहा है 16 न्यूटन लग रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एकांक आवेश पर कितना लगेगा, तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा 8 न्यूटन पर कूलम। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो जाएगा। अच्छा अब उल्टा सोचिए, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र आपने समझ गया, अब एक आदमी आपसे बोलता है या मैं ही आपसे बोलता हूं ये विद्युत क्षेत्र यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10। ये देखिए ये पॉइंट ये एफ एच है, पॉइंट एच है, इस एच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है। इसका क्या मतलब, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाला फोर्स होता है। तो यदि डी एच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है, इसका मतलब यह है कि इस बिंदु पर यदि 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो इस पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो क्लियर होगी। मैं बोलूंगा यहां विद्युत क्षेत्र है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 है, तो बताइए इसका क्या मतलब है। आप बोलिए कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 है, इसका मतलब है कि आप यहां 1 कूलम चार्ज को रखिए तो उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। मैं बोलूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है, इसका मतलब यहां 1 कूलम चार्ज को रखिए तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब देखिए यहां 20 न्यूटन फोर्स, यहां 2 न्यूटन फोर्स, तो बताइए कौन सा चार्ज तेजी से चलेगा, आंसर जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज तेजी से चलेगा। अब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी तो चार्ज में एक्सेलरेशन उतना ही अधिक होगा, चार्ज उतना ही तेजी से गति करेगा, एक्सेलरेट होगा। खैर वो सब अंदर की चीज है, न्यूमेरिकल की चीज है। बहरहाल अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है।
If there is a charge I have, this is charge. Now one thing is clear that this will create an electric field around it. That is known as electrical field. Now we put 1 coulomb charge in this point. Now this 1 coulomb charge experiences 4 Newton forces here at this point. Now tell me what would be the electric field intensity at this point? Answer 4 Newton. Why? Because this 4 Newton is force experiences by this 1 coulomb charges. If we put here 2 coulomb charge, then it will experience how much force? 8 Newton. Why? Because 1 coulomb is experience 4 Newton, 2 coulomb will experience 8 Newton, and the electric field intensity will be again 4 Newton per coulomb. तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मैं बोल रहा हूं, एक बार फाइनली बोल रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, इसके बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। देखिए पीडीएफ जो आप दी जाएगी, अब हम लोग यूट्यूब पर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया करेंगे, व्हाट्सएप को हम लोग हटाएंगे, मैं इसे बोल दूंगा कब हमें करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं फाइनल परिभाषा बोल देता हूं, इस बार भी पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, या दिखेगा पूछा हुआ है इस बार या पिछले बार। बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई द्वारा सूचित करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई, ये देखिए वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ई। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होगी, इस पर इसलिए हम तीर लगाएंगे। क्यों सदिश राशि होगी? क्योंकि ये फोर्स है। कैसा फोर्स है? एकांक घनावेश पर लगने वाला फोर्स, लेकिन है तो फोर्स ना, एकांक पर लगने वाला हो या किसी भी चीज पर लगने वाला फोर्स हो, फोर्स कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपली है, मान लीजिए ये बिंदु है, ओके, इस बिंदु पर हमने एक चार्ज को रखा, कोई भी चार्ज परीक्षण टेस्ट करने के लिए हमने एक चार्ज को रखा, ये क्यू नोट को हमने रखा। देखिए क्यू नोट को हम लोग बोलेंगे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट करने के लिए केवल ले रहे हैं कि इस बिंदु पर इस परीक्षण आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है। हमने देखा इस बिंदु पर इस परीक्षण आवेश पर एफ फोर्स लगा। देखिए गौर से, क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स? एफ फोर्स लग रहा है। परीक्षण आवेश क्यू नोट पर एफ फोर्स लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा? एफ बटा क्यू नोट। तो ये देखिए एफ बटा क्यू नोट, एफ अपॉन क्यू नोट, ये क्या है? एकांक आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। और एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? फोर्स बटा चार्ज क्यू नोट। ये देखिए, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से सूचित करेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा? वेक्टर एफ अपॉन परीक्षण आवेश क्यू नोट। मोटा मोटी आप समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा फोर्स बटा चार्ज। क्या याद रखेंगे? फोर्स अपॉन चार्ज याद रखेंगे। ये याद रखिएगा, नोमिकल बनाने में काम आएगा। ई बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, जहां पर क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर तरीका से समझ आया होगा। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे डायरेक्ट फोन करें। वो जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है, वो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, और ऑफिस से फिर मुझे ट्रांसफर की जाएगी, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज यदि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो फिर वहां पर आपकी प्रॉब्लम में डायरेक्ट सुन लूंगा। अदरवाइज जितनी भी पीडीएफ हमारी दी जाती है व्हाट्सएप पर, जो भी चीजें दी जाती है, डीपीपी दी जाती है, सभी ऑफिस के जरिए आपको दी जाती है। ऑफिस को बोला जाता है कि आज पीडीएफ देनी है, तो वहां से आपको पीडीएफ सेंड की जाती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, फालतू का मैसेज कर देते हैं। जैसा कि मुझे ऑफिस से सूचना मिली, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो बोलना नहीं है। बस काम से मतलब होनी चाहिए। काम जितना है उतना ही काम। पीडीएफ चाहिए,
तो मैं क्लास में बोल दिया करता हूं अब पीडीएफ मिलेगा, कल पीडीएफ मिलेगा, बस सुनकर रहिए। प्रॉब्लम है, यदि छोटी प्रॉब्लम है तो आप ऑफिस से ही फोन करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो यदि बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रही है या कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ऑफिस से कांटेक्ट ना करें। नंबर जानते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं रहता, ये ऑफिस के लिए स्पेशल व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है। ओके, ऑफिस में इसलिए व्हाट्सएप नंबर जोड़ा गया ऑफिस से, क्योंकि मैं रोल नंबर और नेम सभी आदमी से मांगता हूं व्हाट्सएप पर जोड़ने के लिए, और रोल नंबर और नेम को डायरी से मैच किया जाता है और मैच करने के बाद फिर आपको ग्रुप में रखा जाता है। खैर उस चीजों को छोड़िए, माफ कीजिएगा मैंने आपका 2-3 मिनट बर्बाद कर दिया। समय का महत्व दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं यदि आकर कभी 2 मिनट फालतू चीजें बोलता हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए क्लास में। देखिए, दूसरी चीज तब जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, इसमें तो और ज्यादा समय महत्व रखता है। आप पढ़िए, इतना मेहनत कीजिए। देखिए, दुनिया में मोटिवेट होने का एक ही तरीका है कि आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, खुद को बिजी रखिए। खुद को बिजी रखिएगा, सेल्फ मोटिवेट होते चले जाइएगा। नहीं तो अदरवाइज दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप मोटिवेट होते चले जाइएगा। किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी सलाह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आज ये जानता हूं, मैं आज फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में मुझे महारत हासिल है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है। और आप पढ़ोगे, हो सकता है कि मुझसे पढ़कर आप मुझसे भी आगे निकल सकते, मुझसे भी अच्छा पढ़ा सकते, मुझसे भी अच्छा चीजें कर सकते, लेकिन एक ही शर्त पर, जब आप मेहनत करोगे, हवा हवा में नहीं होगा। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने समझ गया। देखिए, मोटा मोटी आज हमने क्या सीखा, एक चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र का क्या काम है, किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना। अब विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। अलग अलग प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वाला डेफिनेशन क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल वेक्टर F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, वेक्टर F अपॉन Q0 हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक चीज के बारे में देखना है, Q0 के बारे में देखना है। ये Q0, दिस इज टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, हिंदी में परीक्षण फोर्स, परीक्षण आवेश। दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये परीक्षण आवेश क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, टेस्ट चार्ज। ये परीक्षण आवेश एक बहुत ही छोटी चार्ज होती है, बहुत ही छोटी, लगभग 0 के बराबर। तो ये इसका पहला कैरेक्टर कि परीक्षण आवेश धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, और दूसरा कैरेक्टर इस परीक्षण आवेश का जो मान है वो लगभग 0 के बराबर होगा, यानी नगण्य होता है। 2 कैरेक्टर, ये धनात्मक होगा और इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगा। अब दोनों को समझिए, धनात्मक होने का मतलब ये निगेटिव नहीं होगा, कहने का मतलब 0 से कम नहीं होगा। दूसरी चीज, Q0 लगभग नगण्य, नगण्य कहने का मतलब ये 0 भी नहीं होगा, 0 के लगभग करीब होगा। तो धनात्मक कहने का मतलब बहुत छोटी होगी, और नगण्य कहने का मतलब, धनात्मक कहने का मतलब ये 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और नगण्य कहने का मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। अब कहिएगा इसकी वैल्यू बहुत कम क्यों लेते हैं, नाम से इस पर बस हम टेस्ट करने के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई खाना बना है, या आपके जहां रहते हैं आप, वहां 2 आदमी ने मिलकर खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। अब उस खाना को क्या करनी है, पहले हमें टेस्ट करनी है। तो क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए पूरा कढ़ाई ले लेते हैं या थोड़ा सा लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, उससे पूरा का हमें स्वाद पता चल जाता है, बस टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं। उसी तरह विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता है ये पता करने के लिए टेस्ट चार्ज को हम वहां पर रखते हैं, बस टेस्ट करने के लिए छोटी चार्ज को रखते हैं और उस पर लगने वाला फोर्स हम निकाल लेते हैं एकांक आवेश पर, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट हो जाता है। तो परीक्षण आवेश के बारे में यदि पूछे, परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश होता है, इसका मान
नगण्य होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ये परीक्षण आवेश हमारा हो गया। ओके, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ चीजों को और स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है या अदिश है? तो आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। तो पहला याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। एक चीज और याद रखिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र हमारा भौतिक राशि नहीं है। स्थिर विद्युत क्षेत्र तो एक एरिया है जिसमें चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब एकांक आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा भौतिक राशि होगा, जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि ये एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? ये आपके एग्जाम में बराबर पूछता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो आप निकालिए, फोर्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। देखिए, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, चार्ज का एसआई मात्रक कूलम। तो देखिए न्यूटन और ये कूलम ऊपर जाएगा तो पर कूलम। तो याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम दिमाग में सेट कर लीजिए। या इसका एक और मात्रक पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन को पढ़ेंगे, तो वहां से हम लोग इसका एक और मात्रक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर पढ़ेंगे E बराबर माइनस dV अपॉन dx। ये एक रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और ये ऊपर जो है ये हमारा पोटेंशियल होगा जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट, और ये x dx दूरी जिसका मीटर। देखिए वोल्ट और मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा मीटर या वोल्ट पर मीटर। इस बार 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो ऐसा मात्रक, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ओके, तीसरा, पहला क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। अब तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निकालिए बीमा। देखिए न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स की बीमा सभी आदमी को पता है, M/L/T-2। ये कूलम, कूलम का मतलब चार्ज, चार्ज का बीमा आपको पता है AT, और -1 है तो -1। देखिए M/L/T-2, A पर पावर क्या हो जाएगा? -1 और T टू दी पावर -1। आप इसको कीजिए M/L, देखिए T-2 T-1 कितना हो जाएगा? T-3 और ये A-1 हो जाएगा। M/L/T-3 A-1 करके हो जाएगा। A की जगह हम I भी रख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र M/L/T-3 A-1 या M/L/T-3 I-1 होता है। एसआई मात्रक भी याद रखिएगा, बीमीय सूत्र भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, चौथा, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु फलन होता है। ये बिंदु फलन का क्या मतलब होता है? बिंदु पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब होता है कि पॉइंट का ये फलन होता है, पॉइंट चेंज होगा तो तीव्रता भी चेंज होगी। तो विद्युत क्षेत्र में बिंदु के बदल जाने से विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यानी तीव्रता भी बदल जाती है। इसलिए हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु फलन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन बिंदु फलन होता है। तो चौथा हम लोग ये याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु फलन पॉइंट फंक्शन होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में पॉइंट के बदल जाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक चक्कर घुमाने में विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब इसका क्या मतलब है? विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया स्थिर विद्युत बल संरक्षित होता है, और मैंने डिटेल में बताया कोई चीज संरक्षित कब होता है?
जब किसी चीज के द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है या किसी बल के द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु द्वारा चले गए रास्तों पर निर्भर नहीं करता है, तो वैसे फोर्स को हम संरक्षी बल कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र भी हमारा संरक्षी क्षेत्र होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी चार्ज को एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल से समझ ही लीजिए कि संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल किसको कहते हैं, नहीं तो हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन बना रह जाएगा। 11th में मैंने ये चीजें आपको बताया। सुनिए, संरक्षी क्षेत्र किसको कहेंगे? विद्युत बल संरक्षी होता है और श्योर है कि विद्युत बल लगता किसके द्वारा है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो विद्युत क्षेत्र भी संरक्षी होगा। सुनिए, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ से यहां पर कुछ h हाइट पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक छत है, ऑब्जेक्ट नहीं छत है, एक बिल्डिंग है, मकान है। अब यहां पर एक स्टोन रखा हुआ है यहां पर। अब इस स्टोन, ये स्टोन जहां रखा है उसको पॉइंट A ले लेते हैं और ये छत को हम पॉइंट B मान लेते हैं। अर्थ इस स्टोन पर कितना फोर्स लगा रही है? mg ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन दो वस्तु में से एक वस्तु अर्थ हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल बोल देते हैं। तो अर्थ इस पर ग्रेविटी कितना लगा रही है? mg। अब इसे हमें यदि उठाना है, ऊपर ले जाना है ऊपर, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा? mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए, हमें F बराबर mg फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, हमने mg फोर्स लगाया, A से उठाकर इसको कहां ले गया? B पर ले गया। देखिए फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। हम फोर्स कहां लगा रहे हैं? ऊपर। विस्थापन कहां? और हमने फोर्स लगाया ऊपर, B पर ले गया। अब आप गौर से देखिए, अर्थ इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है? mg। कहां लगा रही है? नीचे। तो अर्थ इस पर नीचे फोर्स लगा रही है। मैं अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा कर रहा हूं। अर्थ इस पर नीचे फोर्स लगा रही है और हम इसको ले कहां जा रहे हैं? A से B तक ले जा रहे हैं। तो हमने विस्थापन कितना किया? h। देखिए, अर्थ के द्वारा इस वस्तु अर्थ के द्वारा इस वस्तु पर A से B तक जाने में कितना कार्य किया गया? तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है वर्क A to B, यानी A से B तक ले जाने में अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। F कितना लग रहा है? mg। S विस्थापन कितना है? h। और cos थीटा, थीटा क्या है? आंसर ये थीटा फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण है। आप देख लीजिए, दिमाग लगाइए। देखिए, पृथ्वी का फोर्स कहां लग रहा है? नीचे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है। विस्थापन कहां हो रहा है? ऊपर। तो देखिए, फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी यहां पर थीटा कितना होगा? cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का मान -1, तो ये हो जाएगा -mgh। तो एक चीज यहां क्लियर है कि A से B तक वस्तु जब गया तो अर्थ ने उस समय कितना कार्य किया? -mgh कार्य किया। अब वस्तु को हम क्या करते हैं? B से A तक लाते हैं, यानी वस्तु को हम छोड़ देते हैं। ओके, तो वस्तु छोड़ेंगे तो वस्तु कहां आएगा? B से A तक आएगा। अब B से A तक आएगा तो उस समय अर्थ इस पर कितना कार्य करेगा? तो निकाल लीजिए। देखिए, जब वस्तु B से आएगा तो आप दिमाग लगाइए, अर्थ इस पर फोर्स कहां लगाएगी? नीचे। देखिए, वस्तु कहीं भी जाए फोर्स हमेशा नीचे ही लगेगा अर्थ का। तो वस्तु जब ऊपर से नीचे आ रही है तो अर्थ का फोर्स कहां लग रहा है? नीचे, mg। और विस्थापन इस बार कहां हो रहा है? इस बार विस्थापन भी नीचे ही हो रहा है, यानी mg जिधर लग रहा है उसी दिशा में इस बार विस्थापन हो रहा है। तो अब B से A तक, यानी WBA, B से A तक आने में क्या गया कार्य? तो फोर्स कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। फोर्स कितना लग रहा है अर्थ के द्वारा? mg। विस्थापन कितना? h। और थीटा क्या है? mg और h, यानी फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण। तो फोर्स आज अर्थ नीचे लगा रही है, आज क्या हमेशा नीचे ही लगाएगी, और विस्थापन भी कहां हो रहा है? नीचे, यानी h और विस्थापन और फोर्स दोनों समान दिशा में, और दो चीजें जब समान दिशा में होती है तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1, तो ये हो जाएगा mgh। ये देखिए, B से
ए तक आने में क्या गया कार्य 0। अब आप बताइए, ए से बी गया आधा चक्कर, बी से ए आया कंप्लीट चक्कर, एक चक्कर। अब आपको बताना है एक चक्कर पूरा करने में, यानी वस्तु ए से शुरू हुआ, बी पर गया, फिर ए पर आया, एक चक्कर लगाने में टोटल कार्य कितना किया गया। तो टोटल कार्य निकाल लीजिए, ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में जो कार्य किया गया उसको जोड़ दीजिए। तो ए से बी तक जाने में कितना कार्य, -mgh, प्लस बी से ए तक आने में कितना कार्य, +mgh। देखिए -mgh प्लस mgh, वर्क बराबर क्या आ गया 0। यानी पृथ्वी के द्वारा एक चक्कर में क्या गया कार्य क्या है, 0 है। पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसके द्वारा एक चक्कर में क्या गया कार्य 0 है। तो वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु पर एक चक्कर में क्या गया कार्य 0 होता है, वैसे बल को हम संरक्षित बल कहते हैं, या वैसे क्षेत्र को हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जस्ट यही चीज इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है। जब विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज में विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में एक चक्कर कंप्लीट करता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर क्या गया कार्य 0 होता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में देखेंगे। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र होगा, संरक्षित क्षेत्र होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, संरक्षित बल है। ये सारे संरक्षित बल के उदाहरण है। विद्युत बल भी हमारा संरक्षित बल है, विद्युत बल में भी यही चीजें होती है। तो संरक्षित, हम लोग 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु द्वारा चले गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब यहां से हम लोग इस टॉपिक को भी फिलहाल समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज क्या क्या चीजें पढ़े उसको एक बार सुन लीजिए। हमने पढ़ा स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि किस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q0 हो जाएगा। Where Q0 is equal to test charge, it will be always positive and its value will be near to the 0. After that, पॉइंट नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है क्योंकि यह एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र MLT-3 A-1 या MLT-3 I-1 होता है। चौथा, विद्युत क्षेत्र बिंदु फलन होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में बिंदु के बदल जाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदल जाती है। पांचवा, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को एक चक्कर पूरा करने में इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि ये चार्ज है, ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हम जानना चाहते हैं ये चार्ज यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यहां पर आप कहिएगा ये 1 मीटर की दूरी पर, तो आप कहिएगा यहाँ 1 कूलम चार्ज को रख दीजिए, पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा हमारे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, अगले एपिसोड से करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, दैट्स ऑल।